ओके, तो आगे हम इसे कंटिन्यू करते हैं। पावर शेयरिंग का जो सेकंड पार्ट है उसे बेसिकली हम यहां पर जो डिस्कस कर चुके हैं पहले हम वो देख लेते हैं। तो हमने जो डिस्कस किया था वो था चैप्टर की हमने इंट्रोडक्शन दी, देन उसके बाद हमने डिस्कस किया द स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका की जो स्टोरी थी उसके बारे में डिस्कस किया, जहां पर आपको क्लियर हुआ कि पावर शेयरिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, या एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। उन सब चीजों को डिस्कस किया गया, जहां पर हमने देखा कि बेल्जियम ने जो पावर शेयरिंग मेथड अपनाया उसके अंदर अपनी जो लैंग्वेज के आधार पे जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी या एथनिक कंपोजिशन थी, तो वहां पर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई उसने अपनी पावर शेयरिंग मेथड के माध्यम से उसे सॉर्ट आउट कर लिया। श्रीलंका ने भी डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट उसने क्या किया, उसने मेजॉरिटी के रूल को अडॉप्ट किया, जहां पर पावर शेयरिंग जो है वो उसके लिए क्या हो जाता है, उसके लिए खतरनाक साबित हो जाता है और देश में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, एंड इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, उसे उपयुक्त क्यों माना गया है, ऐसे क्या कारण है, जिसके अंदर हम डिस्कस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे रीजंस को। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स के आधार पे भी और 5 मार्क्स के आधार पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। और चैप्टर के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग, मींस पूरे इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो डिफरेंट फॉर्म्स है जहां पर हम पावर शेयरिंग करते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो ये वीडियो होगा या आज की जो ये लेक्चर होगा, इस लेक्चर के अंदर हम ये 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फर्स्ट है वो है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। आपके पास डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है। जब हम पावर शेयरिंग डिजायरेबल की बात करते हैं तो इसके अंदर हम 2 रीजन की बात करेंगे। फर्स्ट वन मोरल रीजन एंड द सेकंड वन इज प्रूडेंशियल रीजन। ये मेनली 2 रीजन्स होंगे, 2 कारण होंगे। ओके, जस्ट वेट। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हम जो डिस्कस करेंगे उसके अंदर 2 रीजन्स होंगे हमारे। फर्स्ट वन इज द मोरल रीजन एंड द सेकंड वन इज द प्रूडेंशियल रीजन। आप पावर शेयरिंग के एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, बट आपको यहां पर केवल 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल मोरल रीजन के आधार पे क्यों है और प्रूडेंशियल रीजन के आधार पे क्या है, क्यों है। मोरल रीजन इट मींस हम जस्ट ओनली मोरालिटी की बात करेंगे, भाई ये चीज होनी चाहिए, ठीक है, हम उसकी बात करेंगे। बट जब कभी भी हम प्रूडेंशियल रीजन्स की बात करेंगे तो हम प्रॉफिट एंड गेन एंड लॉस की बात करेंगे वहां पर। तो इस आधार पे आपके सामने ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन मोरल रीजन एंड प्रूडेंशियल रीजन्स। तो आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पर, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ओके, और एक क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का बनेगा वो बनेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन मोरल रीजन एंड प्रूडेंशियल रीजन। चलो इनको ही देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रूडेंशियल रीजन। इट मींस कॉमन सेंस ऑन द बेस ऑफ रीजन। यहां पर रीजन की बात करेंगे हम बार बार। मींस जैसे आपके सब्जेक्ट होते हैं, अगर हम बात करते हैं हिंदी, इंग्लिश और एसएस की, यहां पर आपको सिंपल पढ़ना पड़ता है, आपको फैक्ट जानने होते हैं बस। और अगर कभी आप मैथ्स और साइंस की बात करोगे तो उसके अंदर आपको रीजन पता होना चाहिए, उसमें आपको रीजन पता होना चाहिए, उसमें क्रिटिकल मैनर से एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, तो वही चीज आप यहां पर सोच के चलिए कि जो हम प्रूडेंशियल रीजन की बात कर रहे हैं, इट मींस हम मैथ और साइंस के आधार पे बात कर रहे हैं। मींस हमें पर्टिकुलर रीजन, अगर ये बात हुई है तो इसका रीजन ये है, अगर हमने ऐसा काम किया है तो उसके पीछे ये रीजन है, हम पर्टिकुलर रीजन देंगे। तो वही चीज अगर हम बात करते हैं, अगर कभी भी प्रूडेंशियल मैनर से बात करते हैं पावर शेयरिंग की, इससे सबसे पहला बेनिफिट होता है कि जो देश के अंदर किसी भी प्रकार का कंफ्लिक्ट होता है, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के अंदर कंफ्लिक्ट होता है, वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं, वो आपका कंफ्लिक्ट क्रिएट ही नहीं होगा। एग्जांपल में आप बेल्जियम का देख लीजिए, चैप्टर में हमने बेल्जियम की स्टोरी डिस्कस की। उन्होंने पावर शेयरिंग मेथड को अडॉप्ट किया, जहां पर हर एक व्यक्ति को इक्वल पावर का अधिकार दिया गया, जिसकी वजह से देश के अंदर जो एथनिक टेंशन थी वो सॉर्ट आउट हो गई। तो सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि देश के अंदर जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के अंदर, वो सोशल ग्रुप कोई भी हो सकता है, लैंग्वेज के आधार पे, रिलीजन के बेस पर, किसी भी बेस पे हो सकता है। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि आपका जो एक कंफ्लिक्ट होता है डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच का, वो खत्म होता है। ये सबसे पहला बेनिफिट होता है। सेकंड थिंग, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट करता है।
अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है? हमें पता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। ओके, हमें इस बात के बारे में जानकारी है। तो इस आधार पे अगर गवर्नमेंट बीच में टूटने के चांसेस भी होते हैं, और बार बार अगर यही फिनोमिना होता रहता है, तो इसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, और सिचुएशन ये भी हो जाती है कि इकोनॉमिकल, सोशल और हर एक मैनर से हम पीछे हटते चले जाएंगे। ठीक है, तो जो पावर शेयरिंग अगर अच्छी प्रकार से की जाए, एक बेस्ट मेथड अडॉप्ट किया जाए, तो उससे आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट होगी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट होगी, इट मींस कंट्री जो है वो डेवलप करेगा या उसकी डेवलपमेंट होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, इट फोकस दैट पावर शेयरिंग ब्रिंग्स बेटर रिजल्ट, जो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कनेक्ट है। ओके, तो दीज आर द प्रूडेंशियल रीजन्स। अगर हम बात करते हैं, ये आपके प्रूडेंशियल रीजन है, जहां पर हमने डिस्कस किया कि अगर पावर शेयरिंग एक बेस्ट मैनर से हम यूज करेंगे, उससे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कंफ्लिक्ट क्रिएट होती है, जैसे कि श्रीलंका में क्रिएट हुई थी, वो सॉर्ट आउट हो जाती है। सेकंड थिंग, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट होती है, और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट होती है तो देश हमेशा किसकी तरफ जाएगा? केवल डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। इट मींस पावर शेयरिंग से हमें बेटर रिजल्ट्स जो है अचीव होंगे। तो ये थे आपके प्रूडेंशियल रीजन, जहां पर पर्टिकुलर कारण देकर कि पावर शेयरिंग है तो इसकी वजह से ये बेनिफिट है और इसका ये रीजन है। ठीक है, एक क्रिटिक मैनर से हमने उसको एनालाइज किया। नाउ विल डिस्कस अबाउट द मोरल रीजंस। मोरल, इट मींस मोरालिटीज जस्ट ओनली, केवल हमें ये होना चाहिए, इसके पीछे हम रीजन नहीं देंगे, हम जस्ट ओनली मोरालिटी की बात करेंगे, केवल गुड रीजन है, बेनिफिशियल है, बस ये बात करेंगे। रीजन आपके प्रूडेंशियल रीजन में जाएंगे। तो सबसे पहले, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पहले ही बोल दिया है कि पावर मस्ट बी शेयर्ड। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पावर केवल एक व्यक्ति के हाथ में सेंट्रलाइज नहीं होगी, इट मस्ट बी डिसेंट्रलाइज्ड। उसे डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। वो डिसेंट्रलाइज किस तरीके से होगी, वो हम डिफरेंट फॉर्म्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही रीजन है कि पावर शेयरिंग जो है वो एक स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। ठीक है, जबकि वहां पर हमने पहला रीजन क्या डिस्कस किया था कि इसकी वजह से आपके डिफरेंट जो कंफ्लिक्ट है वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं, कंफ्लिक्ट क्रिएट नहीं होंगे। मींस वहां पर एक रीजन दिया है, यहां पर कोई रीजन नहीं दिया, जस्ट ओनली इट्स अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, भाई फील कर सकते हैं, भाई एक स्पिरिट है, हमें माननी चाहिए। सेकंड थिंग अगर मैं बात करता हूं, इट इन्वॉल्व्स पावर शेयरिंग अमंग पीपल्स। यहां पर बात की गई है कि डेमोक्रेटिक रूल का मतलब क्या है, कि जो डेमोक्रेटिक रूल है इट मींस इट इज द रूल ऑफ द पीपल। जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है उसके आधार पे हम बात करते हैं, भाई डेमोक्रेसी का मतलब ही रूल बाय पीपल है। तो इट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, पावर शेयरिंग मेथड को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी यही बात बताती है। थर्ड रीजन, इसके अंदर फोकस किया जाता है कि पावर शेयरिंग जो है ये कंसेप्ट वैल्यूएबल कंसेप्ट है। तो अगर मैं ये तीन रीजन की बात करता हूं, मोरल रीजन की, इन तीनों रीजन्स के अंदर आपको कहीं पर भी ऐसी बात नहीं बोली गई कि इससे प्रॉफिट और लॉस होगा। इसमें जस्ट ओनली आपकी मोरालिटी की बात की गई है। एज ए मोरल आपको ये अडॉप्ट करनी चाहिए। आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रहते हो, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर केवल ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसीलिए आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसके पीछे आपको कोई रीजन नहीं दिया। बट अगर आप इससे ऊपर प्रूडेंशियल रीजन में देखते हो, वहां पर हर एक पॉइंट का रीजन दिया गया है। ठीक है, पावर शेयरिंग अडॉप्ट की गई है तो उसका ये बेनिफिट है, अगर इस तरीके से किया गया तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट हुई। ठीक है, इसका दूसरा बेनिफिट क्या हुआ, इसकी वजह से इकोनॉमिकल या सोशल मैनर से डेवलपमेंट आई। उसमें आपको पर्टिकुलर क्रिटिकल मैनर से एनालाइज करके आपको डिस्कस किया गया है कि प्रूडेंशियल रीजन ये है। पर मोरालिटी के अंदर, केवल मोरल रीजन के अंदर केवल मोरालिटीज की बात की जाएगी और कोई बात नहीं की जाएगी। ओके, ये आपके 3 मार्क्स, 3 पॉइंट बन चुके हैं। आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, आप इसे 3 मार्क्स में भी ले सकते हो और डिस्टिंग्विश में भी ले सकते हो, और ये 3 पॉइंट्स सफिशिएंट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, इसी के अंदर कुछ पॉइंट्स। अब पावर शेयरिंग का मतलब क्या है, बात यहां पर आती है। आप सब में से मैक्सिमम पावर शेयरिंग को क्या मानते हो, डिवाइडिंग द पावर, यही तो बात है पावर शेयरिंग। ठीक है, पुराने समय में हमारे सामने एक कंसेप्ट था, अगर हमने पावर को डिवाइड कर दिया इट मींस हमने जो स्ट्रेंथ है उसे वीक कर दिया।
इट मीन्स यहां पर पावर शेयरिंग, पुराने समय की बात कर रहा हूं, पुराने हमारे फैक्ट क्या थे। पावर शेयरिंग का मतलब है पावर डिवाइड कर देना। इट मीन्स वी आर वीकनिंग आवर कंट्री, हम अपने देश को वीक करते जा रहे हैं, कमजोर करते जा रहे हैं। और ये बात हमारी पुराने समय में मानी जाती थी। यही कारण था कि जो पावर थी इट वाज सेंट्रलाइज जस्ट ओनली सिंगल वन हैंड। हमेशा उस वक्त जब पावर शेयरिंग की बात की जाती थी तो पावर शेयरिंग को अडॉप्ट नहीं किया जाता था, बल्कि जो पावर है इट मस्ट बी रिसाइड ओनली इन वन पर्सन हैंड। एक व्यक्ति ही डिसीजन लेगा, वो था राजा। अगर मैं मोनार्की की बात करता हूं, अगर मैं डिक्टेटरशिप की बात करता हूं, आज हम डेमोक्रेटिक कंट्री है। आज से पहले जिस वक्त ब्रिटिश रूल आया था उस वक्त की बात करते हैं, उस वक्त हमारे यहां पर किस एम्पायर का अधिकार था, तो बता सकते हैं? जिस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडिया में अपने आप को स्टैब्लिश करती है, यस यस, औरंगजेब, इट मींस, वेरी गुड, इट मींस मुगल एम्पायर। जिस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडिया में आई थी उस वक्त मुगल एम्पायर का अधिकार था दिल्ली के ऊपर। इट मींस मुगल एम्पायर उस वक्त था। लास्ट मुगल एम्पायर कौन था? यस, बहादुर शाह जफर। डोंट यू नो? ओके, लेट्स डिस्कस इट लेटर ऑन। ओके, तो उस दौरान में क्या बात की जाती थी? उस दौरान में बात की जाती थी कि जो पावर शेयरिंग है, ठीक है, इट मींस कंट्री को वीक कर देना, पावर को वीक कर देना, उसका मतलब ये होता था। तो यही कारण था कि पुराने समय में जस्ट ओनली यही बात डिस्कस की जाती थी कि पावर जो है इट मस्ट बी रिसाइड इन जस्ट ओनली वन हैंड, एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए, और जो वो व्यक्ति है वो ही व्यक्ति डिसीजन लेगा। इसका बेनिफिट क्या होगा? क्विक मैनर से डिसीजन लिया जा सकता है और उस डिसीजन को एफिशिएंट मैनर से इंप्लीमेंट भी किया जा सकता है। उस वक्त ये सोच थी, अगर सिंगल एक व्यक्ति डिसीजन लेगा उसका डिसीजन हमेशा वेरी क्विक होगा, बहुत जल्दी होगा। सेकंड थिंग, उसे इंप्लीमेंट भी बड़े अच्छे तरीके से किया जाएगा, ठीक है। बट अगर पावर शेयरिंग मेथड आप अडॉप्ट करोगे उसको उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। अगर मैं आज के फिनोमिना की बात करता हूं, आज की वर्ल्ड की बात करता हूं, आज के वर्ल्ड के अनुसार ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग जो मेथड है उसे अडॉप्ट किया गया है। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या कहती है? इट इज द रूल ऑफ पीपल, पीपल वुड रूल देमसेल्व्स, और वो कहलाता है आपका सेल्फ गवर्नमेंट। और वो सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से करना। हमने 9th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया था कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो यही कारण है कि हमें रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म को अडॉप्ट करना पड़ा। अदरवाइज अगर ये डेमोक्रेसी छोटे रूप में होती, मींस जैसे ग्राम पंचायत थी, उस वक्त डिसीजन मेकिंग में हर एक व्यक्ति पार्टिसिपेट करता था। ये 9th स्टैंडर्ड में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसने कहा कि आज का जो फिनोमिना है, आज का जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी आ चुकी है, और डेमोक्रेसी के अंदर जो पुरानी बात थी कि पावर को शेयर कर दिया तो पावर कमजोर हो जाएगी, वो फिनोमिना चेंज हो चुका है। आप पावर आप जितनी शेयर करोगे उतना ही आपको एफिशिएंसी मिलेगी, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। आज का नोशन जो है वो ये है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास अधिकार होता है कि वो पब्लिक ओपिनियन शेप कर सके। पब्लिक की पॉलिसी कैसी होंगी, मींस गवर्नमेंट आम जनता के लिए क्या पॉलिसी बनाएगी, हर एक व्यक्ति के पास अधिकार है उस चीज से रिलेटेड डिसीजन लेने का। इसीलिए डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि पावर शेयरिंग मस्ट बी देयर, देश के अंदर पावर शेयरिंग होनी चाहिए और इसी के माध्यम से देश डेवलप होगा। एक कुछ पर्टिकुलर नोशंस थे जो कि पावर शेयरिंग क्यों नहीं होनी चाहिए उससे रिलेटेड थे, ठीक है। आगे देखते हैं, यह है आपका डिफरेंट जो नोशन है पावर शेयरिंग के, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला पावर शेयरिंग का जो डिफरेंस है वो है, सॉरी, पावर शेयरिंग की जो फॉर्म है वो है इट वाज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द लेजिस्लेचर, इट मींस वो रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम चूज करते हैं। इसका मतलब क्या है? वो रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम चूज करते हैं, दे आर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। इनका काम है हमारे लिए लॉ बनाना, हमारे लिए पॉलिसीज बनाना, ठीक है, और जिनको हम 5 ईयर के लिए चूज करते हैं। सेकंड ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव्स, ये हमारे वो व्यक्ति होते हैं जो हमारे पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स बनाए गए हैं उनको इंप्लीमेंट करते हैं, एंड दे आर द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इसीलिए इन्हें परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। मैंने 2 वर्ड अलग अलग यूज किए हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो व्यक्ति है जिनको 5 साल के लिए हम चूज करते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट 5 ईयर में वो ना आए,
बट परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव है, जिसका काम क्या है कि जो लेजिस्लेचर ने पॉलिसी बनाई है उसको इंप्लीमेंट करने का जिसका काम है, वो व्यक्ति परमानेंट पर्सन है, क्योंकि वो व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफिसर है। दे आर द एक्सपर्ट ऑफ देयर डिपार्टमेंट, ठीक है। और थर्ड है आपका जुडिशरी, दैट इज द कोर्ट सिस्टम, जिसका क्या काम है कि किसी भी प्रकार का ऑल ओवर देश कंट्री के अंदर कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है, चाहे वो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अमंग सिटीजन हो, सिटीजन टू गवर्नमेंट हो, हर एक प्रकार के डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने का काम इसका है। तो सबसे पहला जो पावर शेयरिंग का तरीका है वो है आपका अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। यहां पर आपको काफी क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। ऑर्गन्स कितने हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यही आ जाता है 1 मार्क्स में, हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जस्ट ओनली 3, ओके। तो सबसे पहला तरीका है पावर शेयरिंग का कि आपने पावर को शेयर किया अपने गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर। अब इस जो ये सिचुएशन है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। आपके पास क्वेश्चन इससे भी आ सकता है कि डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। इसका मतलब क्या है, पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जब कभी भी हॉरिजॉन्टल की बात आएगी, और इसका मतलब है ये हॉरिजॉन्टली आपके सामने होंगे, मींस इक्वल लेवल पर आपके सामने होंगे। इन तीनों की जो पावर है वो अनलिमिटेड है, तीनों की पावर अपने एरिया में अपनी है, कोई भी एक दूसरे के साथ इंटरफियर नहीं कर सकता। बट मोस्ट इंपोर्टेंट, ये एक दूसरे को चेक जरूर करते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा। अगर कोई भी ऑर्गन अपनी पावर का मिसयूज करता है तो उस वक्त वो क्या करते हैं, उसको रोकते हैं, ठीक है। यही कारण है कि इसे चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इसको 3 तरीके से डिसाइड कर दिया गया। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, एंड विच पावर शेयरिंग मेथड इज नोन एज ए चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग, एंड व्हाई। ये क्वेश्चन आपके पास 3 तरीके से आ सकता है। तो इसके अंदर आप लिखोगे कि पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिनके नाम लिखे जाएंगे। सेकंड थिंग होगा कि कोई भी जो इसे हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं, कारण क्या है, क्योंकि ये सभी के सभी इक्वल लेवल पे होते हैं और कोई भी अपनी अनलिमिटेड पावर का यूज नहीं कर सकता। और उन्हें चेक एंड बैलेंस इसलिए कहा जाता है कि ये बात देखते हैं कि कोई भी ऑर्गन अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा। यही कारण है कि एक दूसरे के अंदर बैलेंस मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे चेक एंड बैलेंस जो पावर शेयरिंग मेथड है वो कहा जाता है। क्लियर। पहला आपका जो पावर शेयरिंग का मेथड है वो है आपका ये, जिसे हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कह सकते हैं, जिसे हम पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कह सकते हैं, या हम जिसे कह सकते हैं चेक एंड बैलेंस ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। सेकंड जो है वहां पर हम पावर शेयरिंग करते हैं अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। इट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अब पहले वाला आपका हॉरिजॉन्टल था, बट यहां पर ये जो है वो आपका क्या है, वर्टिकल है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट को हम रीजनल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, और आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है उसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक आपका अर्बन सेंटर और एक आपका रूरल एरियाज। अगर मैं रूरल एरिया की बात करूंगा तो ग्राम पंचायत, लोक समिति, जिला परिषद की बात करूंगा, ये 3 लेवल्स बनते हैं। हमने फेडरलिज्म जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर बताया गया था। और अगर मैं बात करता हूं अर्बन सेंटर्स की, तो लोकल जो टाउन्स होते हैं उनके लिए म्युनिसिपैलिटीज, और जो आपकी बिग सिटीज होती है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसके अंदर आपको हेड बताया गया था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, यस इट्स मेयर। क्लियर है। तो ये सेकंड टाइप है। अब इसके अंदर इस पावर शेयरिंग को हम वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो लेवल होता है ना, पहले सेंट्रल, उससे नीचे आपका स्टेट गवर्नमेंट, उससे नीचे लोकल गवर्नमेंट, ऐसे डिवाइड होता है। यही कारण है इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग मेथड कहते हैं। ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट इट मींस वो देश से रिलेटेड, पूरे देश से रिलेटेड डिसीजन लेगी, वो ऐसे इश्यूज से रिलेटेड डिसीजन लेगी जिसके अंदर पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। लाइक करेंसी, अगर मैं करेंसी की बात करता हूं तो हरियाणा के अंदर भी वही करेंसी है जो तमिलनाडु के अंदर है। तो करेंसी से रिलेटेड डिसीजन लेने की पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट जो कि पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड होती है, जिसका हेड आपका जो गवर्नमेंट का हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, क्योंकि हर एक स्टेट की स्थिति अलग अलग होती है। कहीं पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है तो कहीं पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, और कहीं पर आई थिंक सो दोनों चीज नहीं मिलती, लाइक राजस्थान।
तो यही कारण है कि स्टेट से रिलेटेड पॉलिसी जो है स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ऐसे ही अगर लोकल की बात करते हैं, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं सेंट्रल और स्टेट, ये केवल 2 लेवल ही सफिशिएंट नहीं है। यही कारण है कि 3rd लेवल जो है लोकल लेवल पर उसे डिसाइड किया गया है, ताकि लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉर्ट आउट किया जा सके। अगर मैं यूरोपियन कंट्री की बात करता हूं, तो हमारा हरियाणा जैसा स्टेट, तो वहां पर एक कंट्री ऐसा भी हो सकता है कि 2 कंट्री को बनाए, पर हमारा इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। यही कारण है कि वहां पर 3rd लेवल को भी इंट्रोड्यूस कराया गया है। और इसके अंदर जो पावर शेयरिंग मेथड होता है वो आपका वर्टिकल फॉर्म में आता है, इसलिए इसे हम वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कहते हैं। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, डिफरेंट टाइप के पावर जो है वो डिफरेंट लेवल में डिवाइड किए गए हैं। अब इनकी पावर क्या होगी, वो आपकी तीनों लिस्ट डिसाइड करती है कि यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, और रेजिडरी जो लिस्ट है वो क्या है। वो उनकी पावर को वो डिसाइड करती है, तो इसमें भी किसी प्रकार का कंफ्लिक्ट नहीं होता। तो दिस इज द सेकंड टाइप या सेकंड फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग। पहला था हॉरिजॉन्टल, सेकंड है वर्टिकल। पहले में अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, दूसरे के अंदर पहले के अंदर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और दूसरे में डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ओके। अब हम थर्ड की बात करते हैं, पावर में बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। याद कीजिए कि बेल्जियम की स्टोरी, उसके अंदर हमने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात की थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका मतलब क्या है, उसके अंदर वो कम्युनिटी गवर्नमेंट के वो मेंबर होंगे जो कि पर्टिकुलर लैंग्वेज या कल्चर को फॉलो करते हैं, और एजुकेशन और कल्चर से रिलेटेड डिसीजन लेने का अधिकार उनका होता है। ठीक है। इसी तरीके से जो डिफरेंट जो सोशल ग्रुप है वहां पर पावर शेयर की जाती है। अब ये पावर शेयरिंग जो होती है, वो ग्रुप आपका कोई रिलीजियस ग्रुप भी हो सकता है, कोई लिंग्विस्टिक ग्रुप भी हो सकता है। इस लैंग्वेज के आधार पर डिफरेंस है तो आपका लैंग्वेज के आधार पर बनेगा, रिलीजन के आधार पे डिफरेंस है तो रिलीजन के आधार पे बनेगा, अगर किसी कल्चर को फॉलो करने के आधार पे है तो उसके आधार पे होगा, जो भी उनका लेवल होगा उस बेस पर आपकी वो गवर्नमेंट बनती है। जैसे कि हमारी बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी। दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग गिव्स अ वैल्यू टू द सोशल ग्रुप इन द गवर्नमेंट एंड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब इससे क्या होता है कि जो हम कहते हैं ना कि ये माइनॉरिटी है, ये मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी हमेशा डाउन जाती जा रही है। इससे क्या होता है कि उन व्यक्तियों को जो कि माइनॉरिटी ग्रुप होते हैं उनको मौका मिल जाता है गवर्नमेंट के अंदर आने का, रिप्रेजेंटेशन का मौका मिल जाता है, और जिसकी वजह से उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट होती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है उसके अंदर। ठीक है। माइनॉर कम्युनिटीज शेयर अ पावर बाय दिस फॉर्म। जो माइनॉरिटीज होती है वो केवल इसी माध्यम से ही देश के अंदर रिप्रेजेंटेटिव का पार्ट बनती है। ऐसी रिजर्वेशन पॉलिसी अपना रखी है कि आपकी इतनी सीट जो है दे आर रिजर्व फॉर SC एंड ST एंड दे आर रिजर्व फॉर वीमेन, तो ऐसी ही वहां पर अडॉप्ट की गई है। ठीक है। जो थर्ड लेवल है वो है आपका पावर शेयरिंग, वो था आपका डिफरेंट सोशल ग्रुप के अंदर, जो कि रिलीजन के आधार पे भी हो सकता है, लिंग्विस्टिक बेस पे भी हो सकता है, किसी अदर बेस पे भी हो सकता है। ठीक है। इसके माध्यम से उस जो माइनॉरिटी ग्रुप होती है उसको मौका मिल जाता है गवर्नमेंट के अंदर आने का। ठीक है। लास्ट टाइप जो कि हमारा 4th टाइप है, जो कि इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है, वो है पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ग्रुप लाइक पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट ग्रुप। तो आपको इन तीनों का पता होना चाहिए कि तीन क्या होते हैं। सबसे पहले मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात करता हूं। पॉलिटिकल पार्टी वाला चैप्टर आपने डिस्कस भी किया हुआ है, आप इसको पढ़ भी चुके हैं। पर पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, दे आर द पर्सन जिनको हम जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको हम अपने एज ए रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चूज करते हैं। तो इस तरीके से वो गवर्नमेंट का पार्ट बनते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज वो होती है। ठीक है। सेकंड ग्रुप होता है प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट इसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस या इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर होता है। ये आपका पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप से रिलेटेड होता है, जिसे हम इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। जैसे कि बिजनेस ग्रुप, वो आपका एक प्रेशर ग्रुप है, वो आपका एक इंटरेस्ट ग्रुप है। स्टूडेंट यूनियन, वो आपका एक प्रेशर ग्रुप है। टीचर यूनियन, वर्कर यूनियन। ठीक है। तो इस तरीके के जो ग्रुप होते हैं दे आर द प्रेशर ग्रुप्स। और जब कभी भी डिसीजन लेने की बात आती है ना, तो हमेशा वो व्यक्ति भी उसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट। मूवमेंट कोई भी ग्रुप नहीं होता है, इसके अंदर क्या होता है, कोई पर्टिकुलर इश्यू से रिलेटेड कोई मूवमेंट स्टार्ट की जाती है, और उस मूवमेंट के अंदर क्या होता है, डिफरेंट जो पीपल है वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं। इसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी आ जाते हैं, कुछ डिफरेंट प्रेशर ग्रुप भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से वो ग्रुप जो बन जाता है वो मूवमेंट ग्रुप बन जाता है। तो ये है आपके 3 ग्रुप।
पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी बट प्रेशर ग्रुप नहीं करेगा, ठीक है। और मूवमेंट जो है वो किसी पर्टिकुलर इश्यू से रिलेटेड मूवमेंट जो चलती है वो तब ग्रुप बनता है, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट ग्रुप। और पावर शेयरिंग इसके अंदर भी होती है। द पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप्स। अगर मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात करता हूं, पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी भी अपनी अलग अलग है, साथ ही साथ एक पॉलिटिकल पार्टी में अलग अलग वर्ग को रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति भी रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हर एक वर्ग उससे टच हो जाता है जो कि गवर्नमेंट का पार्ट बन सकता है, ठीक है। अगर मैं प्रेशर ग्रुप की बात करता हूं, जैसे कि ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर, वर्कर, ठीक है, ये सारा का सारा जो है वो गवर्नमेंट की पावर शेयरिंग की बात कर सकते हैं। हाल ही में अभी हरियाणा के अंदर एक कुरुक्षेत्र के अंदर अभी एक मूवमेंट चलाई गई थी, फार्मर से रिलेटेड कुछ बात हुई थी। वहां पर सिंगल फार्मर ही नहीं थे बल्कि अदर जो पॉलिटिकल ग्रुप्स भी थे जो थे ना, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट ग्रुप। वहां पर अगर कोई स्पेसिफिक कोई अमाउंट चीज बन जाती ना तो उसे मूवमेंट ग्रुप का नाम दिया जाता, क्योंकि वो पर्टिकुलर मूवमेंट की वजह से क्रिएट हुई है। तो इस तरीके से दीज आर द 4 फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग जो कि इंडिया या डेमोक्रेटिक जहां पर भी गवर्नमेंट है वहां पर एक्सेप्ट की जाती है। Now this chapter is over. If you have any doubt, you can ask me.